नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे एससीओ शिखर सम्मेलन की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की, फ्रांस में हुई हिंसा की और कनाडा अमेरिका में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न सर एससीओ शिखर सम्मेलन से ही लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विरोध किया, चीन के राष्ट्रपति ने शीत युद्ध के खिलाफ आगाह किया, पुतिन ने सशस्त्र विद्रोह का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान ने आतंकवाद को कई सिर वाला राक्षस बताया। इस सबको कैसे देखते हैं आप? साथ ही ईरान को इस संगठन का सदस्य बनाने से क्या लाभ होगा? नीरज जी, हम लोग इस एससीओ पर पहले भी बात कर चुके हैं जी। और एससीओ में जब से, हालांकि 2005 से है, लेकिन अगर देखिए अभी तो हर एक पिछले कुछ सालों में जो हालात हुए हैं, जो हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जी। खास करके मैं एशिया की ही बात करूंगा क्योंकि हैं ये सभी मेंबर्स एशिया से ही, और इंक्लूडिंग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इधर के हैं जी। तो हालात बहुत तेज़ी से बदले हैं। और इस बदले हालात में खासकर जो चीज़ें आई हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो रूस यूक्रेन का जो है, जो हालात उसकी हैं जी। दूसरी जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है वो है रूस और चीन का, चीन अमेरिका का। डायरेक्ट अमेरिका इसलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है रीजनल जो ग्रुपिंग, सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें हैं। भारत और चीन का जो संबंध है जी। और अभी पिछले एक साल से जो हम देख रहे हैं, जो चीन और अरब का जो रिपब्लिक्स है इनके, कि यूएई लीजिए, सऊदी अरेबिया लीजिए, ईरान लीजिए, इनके साथ ये जो संबंध हैं जी। और अभी इजराइल और चीन का भी हमने पिछले उसमें बात किया था, तो इनके परिप्रेक्ष्य में पूरा अगर देखिए, और भारत पाकिस्तान तो खैर शुरू से है ही, तो इन सबको अगर आप साथ लेके चलिए तो देखिए काफ़ी बदलाव हुआ है जब ये शुरू हुआ था उसके बाद से लेकर के अभी तक जी। और इसीलिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, अगर आप जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि प्रोग्रेस होगा जी, उतना एससीओ में नहीं हो पाया। और ये भी इतनी चीज़ें अभी हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि भारत को इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला है जी। इस बार मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हेड हैं। अदरवाइज आप देखिए पिछले साल क्या हुआ था जी। कुछ नहीं था। 2 साल एक पाकिस्तान के साथ था, वहां बंद था, मतलब कोई खास हो नहीं रहा था जी। और इसमें भी लग रहा था, आप देखिए अगर आपने महीने 2 महीने पहले से अगर मीडिया देखें तो लोगों को लग रहा था कि ये मीटिंग होगी भी कि नहीं होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए हुई मीटिंग जी। ये कि मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज है, एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है जी। देश का जी। और जब देश के अंते नेचुरली हमारे प्रधानमंत्री का जी। कि ये मीटिंग हुई है और सारे हेड्स ऑफ स्टेट जो है जी। बात कर रहे हैं जी। तो ये एक अचीवमेंट मुझे लग रही है। जी। और ठीक है, इसमें हर एक की अपनी अपनी व्यूज हैं, हर एक ने अपनी अपनी चीज बोली, हम आगे थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे उस पर जी। लेकिन मैं कहूंगा इकट्ठे तो हुए जी। तो हो सकता है कि आगे कुछ हमें प्रोग्रेस मिले। जी। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अभी तक आप पिछले जितने भी शिखर सम्मेलन में जाइए, अगर एससीओ के 3 महीने कहा 2-3 साल पहले जाइए, बिकॉज बीच में तो कोई खास हुआ नहीं जी। ऐसा कोई एम लेकर के नहीं चला गया था जी। अगर उनमें था। इसमें देखिए, इसमें एक एम लेकर के मोदी जी चले हैं जी। और अगर आपको याद है तो उन्होंने वो दिया था, थीम दिया था सिक्योर एससीओ, SECURE, और SECURE का उन्होंने पूरा दिया था आई थिंक सिक्योरिटी, ई से इकोनॉमी, सी से आई थिंक कल्चर, उन्होंने कनेक्टिविटी दिया था, यू से यूनिटी दिया था उन्होंने, आर से उन्होंने दिया था सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, एक मेजर उन्होंने अपना इशू दिया था, इसमें बोला भी था, और ई से उन्होंने दिया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो मतलब एक थीम लेकर के चले थे वो, जिससे ही जितनी भी मीटिंग्स हुई, बाकी जो चीजें हुई, इस थीम को लेकर के आगे चलते रहे हैं, बजाय कि सिर्फ
बायलैटरल, अदरवाइज इससे पहले अगर आप एससीओ में जाएं तो मैक्सिमम जगहों पर आप पाएंगे बायलैटरल चीजें आई, खास जी। करके पाकिस्तान के द्वारा। जी 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 और इस बात देखिए कोई बायलैटरल चीज नहीं आई जी एक दूसरे पर जी कुछ भी करने के लिए। जी, तो ये भी मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है देश का जी और हमारे प्रधानमंत्री का कि जिस तरह कंडक्ट हुआ। जी। ये दूसरी चीज उसमें जो है, अगर आप देखिए तो जो चीजें फोकस किया जी प्रधानमंत्री जी ने हमारे, बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि किन चीज़ों पर फोकस है और हम अपनी ये सारी जो भी हमारे बीच की अंतरता है या हम जो चीज़ें हमारी जिस पर बात नहीं बनती उनको छोड़ करके भी इन चीज़ों पर आ सकते जी। हैं जिसमें कि हम काम कर सकते हैं। जी। और उनमें अगर आप देखें तो देखिए उन्होंने दिया स्टार्टअप और इनोवेशन, जी जिसमें हम कितने आगे हैं। जी स्टार्टअप और इनोवेशन दोनों चीज़ें में जी वो भारत इसमें अगुवाई कर सकता है और दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। जी। ये चीज़ें उन्होंने बताई। दूसरा उन्होंने बताई जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, जी जिसके बारे में आपने देखा कि कोरोना के टाइम में कितनी ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी थी जी। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, और कितने लोगों को फ़ायदा हुआ और अब आयुष में वो चल रहा है जी। और उसके इफेक्ट भी आ रहे हैं। कहा जाता था कि उसमें रिसर्च नहीं है इतना, जी। रिसर्च सेंटर्स बन गए हैं, जी। आयुष कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी, आपको पता है गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी बनी है। जी तो ऐसे करके जो ये चीज़ें आ गई हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ दे सकते हैं, सिर्फ एससीओ को नहीं जी दुनिया को दे सकते हैं। और एससीओ चूंकि हैं हम उसमें, तो उनके लिए इन्होंने बताया है और सभी का फायदा होगा उसमें। और आयुष में आपको पता है ये यूनानी से लेकर ये सिद्धि से लेकर सारी हैं सब जी जो कि कुछ इन देशों में ऑलरेडी प्रैक्टिस होती रही हैं, जी जिसको भारत आगे बढ़ाना चाहता है जी कि सिर्फ हम दूसरे बाकियों पर डिपेंड ना रहें। यूथ एम्पावरमेंट, जी और इससे ज़्यादा दुनिया में कोई देश नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैक्सिमम इस समय यूथ ही है जी पॉपुलेशन, और उसको कैसे मैनेज करना है और कर रहे हैं। जी मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ में अभी भी कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं उनके लिए। जी शायद पहले से प्लान नहीं किया, और ये प्लानिंग हमें 10 साल पहले करते तब आती, जी। बट हो रहा है धीरे धीरे। उम्मीद है कि उससे सीखेंगे और आगे करेंगे। तो बट ये भी एक चीज़ है जो कि हम दूसरों को बता सकते हैं, बिकॉज हर एक की सिचुएशन होने वाली है। डिजिटल इंक्लूजन एक भारत बहुत दिनों से कहता आ रहा है और सबने माना है, अमेरिका से लेकर के यूके से लेकर सभी ने माना है। खास करके हेल्थ सेक्टर में जो हमारा डिजिटाइजेशन है अमेरिका में बिल्कुल ही नहीं है। जी वहाँ अभी भी लोग आप देखिए पेपर लेके घूमते हैं, जी। हम यहाँ डॉक्टर्स के पास एक कार्ड लेके बस जा रहे हैं। जी तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और कॉमन लोगों के लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। जो आपने देखा आयुष्मान और जो कार्ड वगैरह हमारे यहाँ भी बन रहे हैं। और शेयर्ड, एक इन्होंने लास्ट में दिया है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, जी और जानबूझ के आपको पता है ये है क्योंकि चीन में भी बुद्ध हैं, जी अगल बगल जो बाकी हमारी कंट्रीज हैं, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, जी। इवन रूस में है, जी तो कई देशों में ये है। जी ये लेकर के इन्होंने दिया कि भाई ये भी हमारी एक शेयर्ड है, जो कि चीज़ आपके यहाँ है जिसको आप मानते हैं, तो हम इसको आगे ले सकते हैं। जी तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने दिया। और इसमें अगर बाकी देश, और इसमें जो आपने उसके बाद देखा 2 दिन हो गए जो फीडबैक आ रहा है, सभी चाहते हैं इस तरह से, उनको लगा कि हाँ एक अच्छी बात है। जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर BRI पर बड़ा साफ संदेश दिया जी मोदी जी ने कि हमें मंजूर नहीं है, जी और खास करके इसलिए मंजूर नहीं है कि इसमें जो है जो मेन चार्टर हमारा एससीओ का है, जी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो नहीं देखी जा रही है, जी। क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें वो इसमें इंक्लूडेड है, जी जो कि गलत है। जी तो ये एक चीज़ बड़ी क्लियरली उन्होंने ली है। और टेररिज्म के बारे में उन्होंने बड़ा साफ बोला कि टेररिज्म एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी जी ये नहीं होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान कर रहा है, सीधा था। जी और कुछ उन्होंने इंडिकेशन उसी में चीन को भी दिया कि आप दोहरी या दोगली नीति नहीं रह सकते, कि आप टेररिज्म को कहें कि होनी नहीं चाहिए, और जहां टेररिस्ट को यूएन में मामला उठता है जी वहां पर आप जो बाधा है पैदा वीटो कर देते हैं। जी
तो ये चीज़ वहाँ भी मैसेज दिया उन्होंने इसके लिए। तो उन्होंने अपना बड़ा साफ और क्लियर पॉलिसी बताई और रखी वहाँ पर, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है, और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी इनडायरेक्टली बोली जा रही है जी। सीधा और बिल्कुल क्लियर पॉलिसी अपनी उन्होंने रखी। दूसरी जो चीज़ है, चीन पर आए तो आप देखिए शी जिनपिंग ने किया क्या। पहली जी चीज़ उन्होंने बोली, उनका ये कहना था कि वो अपना 10 साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हो गए, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ये तो हम नहीं कह सकते कि 10 साल में अगर प्रोग्रेस देखा जाए तो अभी इतना तो कुछ हुआ नहीं है। न्यूज़ आप देख ही रहे हैं क्या आ रही है बाकी कंट्रीज से। अफ्रीकन कंट्रीज तो चाहते ही नहीं है, बिकॉज वो सोच रहे हैं कर्जदारी बन जाएंगे, आगे क्या होगा, कितनी चीज़ें हम इनके साथ शेयर करेंगे, ज़मीन से लेकर के डेटा से लेकर बाकी सारी चीज़ें, और फिर अभी रोड बना रहे हैं, बाद में और क्या बनाएंगे, क्या चीज़ें करेंगे, वो भी अभी इनके पास क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये मेरा मत है कि सेलिब्रेट करने वाली, लेकिन 10 साल हैं तो उनको करना है, तो उन्होंने इसका नाम जरूर लिया वहाँ पर। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसके बारे में हमने शायद पहले भी बात किया हुआ है कि ये काफ़ी दिनों से, जब से क्वाड बना, जब से इंडो पैसिफिक शुरू हुआ, तब से जो है चीन थोड़ा सा क्या काफ़ी इम्बैलेंस हो गया है जी। और इनको लगा कि हमें एक अपनी सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनानी चाहिए। और एम क्या इन्होंने रखा था, बेसिक एम था कि अमेरिका और नाटो का जो इफेक्ट आ रहा है खास करके एशिया रीजन में या वर्ल्ड ओवर में जो है, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने वो दिया। लेकिन नेचुरली वो चला नहीं, क्योंकि इसमें जो ये चाहते थे वो बेसिकली चाइना सेंट्रिक ज़्यादा थी, बाकियों का इन्वॉल्वमेंट कम था। तो उन्होंने दोबारा उसको उसके ऊपर दिया कि ये बनाने के लिए बेसिकली ये डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी दोनों चीज़ें मिला के चल रहे थे काउंटर करने के लिए। एम वाज ओनली बेसिकली टू काउंटर। तो आप सिर्फ एक एम ले चलेंगे काउंटर करने के लिए और बाकियों का कोई फ़ायदा अगर नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जो GSI है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, हालांकि इन्होंने कुछ पेपर निकाला था, अगर देखें तो नेट पर भी है, इनका जो चाइना पॉलिसी है एक साइट इनकी उस पर है, लेकिन बड़ा क्लियर नहीं है। इन्होंने बाकी सब चीज़ें दे दी हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए इसमें क्या है वो चीज़ क्लियर नहीं है जी। तो इसलिए इसमें नहीं लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आया जी। फिर इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल जो रिजोल्यूशन है इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में इन्होंने बोला कि रिजॉल्व करनी चाहिए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स म्यूचुअली। बट हमारे सामने खुद का वो है जी कि हमारे साथ जो म्यूचुअल चीज़ है यहाँ तक नहीं हो रहा है कि जो ये 2020 से पहले गलवान और बाकी चीज़ों पर गए हैं वहाँ पर वापस जाने की, तो बाकी चीज़ें कैसे रिजॉल्व होंगी अभी कैसे कहा जाए जी। डोकलाम में जो है, और डोकलाम क्यों, इनके पास जो हमने पहले भी किया था 11 देशों के साथ इनकी बाउंड्री है जी, और 5 के साथ मैरीटाइम है। सबके साथ एक या 2 को छोड़ करके हर एक के साथ इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ। फिर यहाँ पर अगर ये प्रोपेगेट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं लेकिन आप जो है उसको अमल में नहीं ला रहे हैं जी। अगर आप कह रहे हैं तो अमल में लाइए तो सबसे अच्छी चीज़ है। आप ये बोलते, अगर ये कहते कि ठीक है हमने इन देशों के साथ इस पॉलिसी पर हमने आगे बढ़े हैं या बढ़ेंगे या हमारा रोड मैप है जी, तो फिर तो ये बात समझ में आती। लेकिन सिर्फ इन्होंने अपने पॉइंट देना था वो दिया, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये मुझे तो नहीं वो लगा कि इससे कुछ मायने रखते हैं, सिर्फ कहने वाली इनकी बात रह गई थी जी। फिर इन्होंने बोला एक नई चीज़, अटेम्प्ट्स इन्होंने बोला कि जो हो रहे हैं ऑन इंटीग्रिटी जो कंट्रीज़ के ऊपर आजकल, और न्यू कोल्ड वॉर कह रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। जो इनका कहने का मतलब है कि एक न्यू कोल्ड वॉर जो ग्रुप बेस्ड कन्फ्रंटेशन करने के लिए, कहने का इनका यही था कि अब USA या नाटो कंट्री जो एशिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में दिखा रहे हैं, या इंडिया और अमेरिका की जो अभी पार्टनरशिप है, जो बातचीत इतनी सक्सेसफुल चल रही है, वो देख करके
तो और उधर जापान, अमेरिका और नाटो का जो ऑस्ट्रेलिया मिला करके फिलीपींस मैं कहूँगा डबल माइंड में है, आधा इनके साथ आधा उधर। बट इन सबके साथ जो ये चीज़ आ रही है उससे इनके कहने से ये लग रहा है कि इसका असर चीन पर पड़ रहा है और चीन को लग रहा है कि अगर ये बने, इस तरह की ग्रुपिंग्स हुई तो चीन का नुकसान होगा। इसलिए वो जानबूझ के कह रहे थे कि एससीओ मेंबर्स शायद ये कहना चाहते हैं कि भाई आप इन ग्रुपिंग्स में मत जाइए। हालांकि उनको एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि भारत ने तो बहुत क्लियरली ये पहले बता दिया है कि हम जो है किसी ग्रुप में नहीं हैं, हम ना अलाइंड हैं ना नॉन अलाइंड हैं, हम अपने स्ट्रेटजिक जो इंटरेस्ट है उसको लेके चल रहे हैं जी। और आपको याद है कि मोदी जी ने को एक क्वेश्चन किया गया था अमेरिका में कि आप जो है नॉन अलाइनमेंट हैं कि अलाइंड हैं जी। उसके लिए, खास करके इन कनेक्शन विद रूस यूक्रेन के बारे में। जी। तो इन्होंने बड़ा क्लियरली ये जवाब दिया था कि हम अलाइंड हैं जी। और अलाइंड हैं पीस के लिए, जी। हम सिर्फ शांति के लिए अलाइंड हैं, बाकी हम किसी के साथ अलाइंड नहीं हैं किसी और चीज़ में। जी। तो वो चीज़ है जो कि आई थिंक शी जिनपिंग भी नहीं समझ पाए हैं जी। इसका। जी। तो इन्होंने ये सब चीज़ें दी जो कि ये दर्शाता है कि एससीओ में भी चीन को क्या चीज़ें उसको मैं कहूँगा जिससे थोड़ी उसको घबराहट है कि ये चीज़ हो रही है और अगर ये चली तो आगे उसका नुकसान होगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें उन्होंने दिखाई अपनी। जी। दूसरी चीज़ अगर रूस के बारे में आए तो रूस ने उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ पुतिन की तरफ से, लेकिन उन्होंने एक मैं कहूँगा ब्रेव फ्रंट अपना रखा जी। कि भाई इतना सब होने के बाद भी मुझे जो है मैं पावर में हूँ और वैगनर रिवोल्ट से कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बताया कि कैसे वैगनर रिवोल्ट को उन्होंने दबाया। जी। जो उन्होंने मेरी तरफ मुझे लगा कि सबको बताने की कोशिश करें कि अगर हुआ ऐसे तो ऐसे करो। हालांकि मैं इसके साथ ही वो करना चाहता था कि ये चीन पाकिस्तान सबके लिए है जी। कि अगर तुम पालोगे ऐसे लोग जी। तो ये आगे जा करके यही करेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ हो चुका है, जी। बेंडर वाले से लेकर के जो भी थे, जी। पाकिस्तान के साथ भी हो चुका है, जी। अमेरिका के साथ भी हो चुका है जी। कि उसी को उसने पाला और उसी के ऊपर अटैक करके बिन लादेन को मारा। तो ये चीज़ें तो हम देखते आए हैं, तो हमारे लिए तो नई चीज़ नहीं है, पुतिन के लिए होगी, लेकिन एक अच्छी बात है, उन्होंने एक सीख ली, उन्होंने बताया। दूसरी चीज़ जो उनका था, उन्होंने एक साफ करने की कोशिश की कि जो कुछ यूक्रेन में वो कर रहे हैं ये उनका नहीं है, वो जो रूस के ऊपर थ्रेट आ रही थी, रूस को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी वजह से ये हुआ है। और ये सारा एंटी रशियन जो सेंटीमेंट पूरे इलाके में लाया जा रहा था, यूक्रेन से लेके पूरे इलाके में जो नाटो कर रहा था उसके ऊपर था। तो ये जो एक वो चीज़ थी। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगी कि उन्होंने बात की सैंक्शंस के बारे में, और ये चीज़ चीन ने भी अपने उसमें दी थी। उन्होंने भी बोला था कि सैंक्शंस एक वेपन बन गए हैं। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि वेपनाइज कर रहे हैं हम सैंक्शन से रूस को नुकसान तो हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हालांकि ऑयल की वजह से और कुछ और उसके पास जो बैलेंस काफ़ी पड़ा था पैसों का, तो उसकी वजह से वो चल रहा है उसका। लेकिन इन्होंने जब इसमें बात की सैंक्शंस के बारे में, तो ये दिखाई पड़ा कि सैंक्शन से उनको इफेक्ट तो हो रहा है जी। कि वो खुद ही बोले इसमें कि सैंक्शंस को जो है हमारे ऊपर एक तलवार है, ये बोलिए कि वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोवोकेशन है और हमें इससे नुकसान के बारे में उन्होंने क्लियरली बताया। तो लग रहा है कि उनके ऊपर ये इसका फ़र्क है सैंक्शंस का। तो ये चीज़ दोनों में लगी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हाँ, एससीओ का जो चार्टर है उसके अगेंस्ट नहीं बोला किसी ने, 1 to 1 कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, और दोनों काम और कंपोज्ड रहे, जिन्होंने अपनी बातें कही जी। जो कि भारत चाहता था कि भाई ये मंच है, आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो कहिए, लेकिन कोई ठोस चीज़ दोनों की रशिया और चीन दोनों से नहीं आया बिल्कुल कहने के लिए। जी। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का तो ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते।
उन्होंने यही बोला कि डेमोनाइज है, डेमन है, टेररिस्ट एंड ऑल, बट टेररिज्म तो आपके यहाँ से हो रहा है, आपकी सरजमीन से हो रहा है। कितने जगह आप कहेंगे, आप हिंदुस्तान में आपने पूरी कोशिश की, यहाँ बढ़ाया, लेकिन अभी जो है उस पर काबू लगभग पा लिया गया जी। इन्होंने बिन लादेन से लेकर अफगानिस्तान में सारा किया, जो अब उनके ऊपर उल्टा आ रहा है जी। वही टीटीपी बन गया और कई चीज़ें, तरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हो रहा है। अभी फिर ये दोबारा शुरू कर रहे हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट दोबारा उसको हवा दे रहे हैं जी। वो भी, तो ये सारा चीज़ें तो बैकफायर इन्हीं के ऊपर करेगा जी। कभी ये भी बोलते थे कि हमारे ऊपर ही, हम तो खुद सताए हुए हैं टेररिज्म के, तो फिर तो इनको और ज़्यादा खुद को देखना चाहिए ताकि हम आगे इसमें कुछ नहीं करें ये चीज़ें। लेकिन दूसरी भी चीज़ इनकी आई कि जो इनकी हालत अभी है, अब ये बयान क्या करें उसकी कि देख कहाँ से, कहीं से इनको नहीं मिला, जहाँ भी कटोरा लेके घूमे, ना चीन से इनको कुछ मिल पाया, ना इनको यूएई या सऊदी अरेबिया से कुछ मिल पाया है इतना। ईरान के साथ भी रिश्ते ऐसे ही चल रहे हैं, हालांकि ईरान के साथ कुछ महीने पहले उन्होंने बॉर्डर पर एक बाजार ईरान ने खोल दिया है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बहुत चीज़ें उतने आगे नहीं बढ़ी हैं जी इनके साथ, तो कुछ खास नहीं था इनके पास भी कहने के लिए। जो मुख्य चीज़ एक आपने बोला है ईरान के बारे में, देखिए ईरान तो 2005 से इसमें डायलॉग पार्टनर था और काफ़ी सालों से, आप देखिए इतने साल इंतजार करने के बाद ईरान के मौका मिला है, और ईरान लगभग सभी चाहते थे, रूस भी, चीन भी, भारत भी, कि ईरान को बनाया जाए मेंबर जो है इसमें। तो काफ़ी सालों तक ईरान ने वेट किया इसके साथ। और अगर आप देखिए इसके पहले कि हम जाएं कि ईरान को फ़ायदा क्या होगा, 2016 में जब इनके साथ पहले तो सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट, और उन सैंक्शंस का नुकसान हुआ था, काफ़ी फ़र्क पड़ा था, आपको पता ही है ईरान के ऊपर। ईरान भी चाहता था कि कोई उसको स्पेस मिले अपने पैर फैलाने, हाथ फैलाने के लिए, कि कहीं वो और ट्रेड कर पाए, आगे बढ़े। बट उससे पहले देखिए 2016 में जब इनके साथ ओबामा ने जो पैक्ट न्यूक्लियर वाला किया था ईरान के साथ, उसके बाद से रूस ने पहले बोला था कि भाई अब ये पैक्ट इनके साथ साइन हो गया है और हम अब कोई इसमें बाधा नहीं है ईरान को मेंबर बनाने में। तो पुतिन नहीं बोला था 2016 में, हालांकि 2018 में ट्रंप ने आकर के वो पैक्ट ईरान के साथ ख़त्म कर दिया था, बट फिर भी वो चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि ऑब्स्टिकल ख़त्म हो गया, हम इनको ले सकते हैं। तो तब से ये चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी बदल गई, यूक्रेन इसकी वजह से, नाटो की वजह से, उधर अरब कंट्रीज का देख करके, तो उसको देख करके ये हुआ। और ख़ास करके आपने देखा कि चीन ईरान का संबंध कैसे बने, रूस ईरान के संबंध कितने बन गए इस लड़ाई में जी पिछले 1-1.5 सालों में। तो जब इतनी नज़दीकियाँ बनी, और भारत की नज़दीकी थी ही, ईरान भी काफ़ी बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, और ये तो वॉर की वजह से अब जो है हम रूस से सबसे ज़्यादा तेल रहे हैं, इससे पहले तो तेल सबसे ज़्यादा ईरान से ही आता था, और ईरान से बल्कि हम रूपी ट्रेड की भी बात चल रही थी, कुछ हद तक हो भी गया था। तो और काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं वहाँ पर, तो हमारे साथ भी संबंध अच्छे थे। तो ये था कि ईरान आ जाएगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे करके ये जो चीज़ें थीं, इस वजह से ईरान भी चाहता था, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए था कि उसको भी उससे पहले मैं कहूँगा कि एक ये भी था कि भारत, रूस, चीन भी चाहते थे कि ईरान को लेने से जो अरब कंट्रीज़ हैं आसपास, या गल्फ़ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट है, उसमें थोड़ा सा ट्रेड का, क्योंकि जिनके साथ ईरान का ट्रेड है उसके साथ हम भी कर सकते हैं, एक कंट्रीज भी कर सकती हैं जी। तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा, तो इनको भी थोड़ा मार्केट और मिलेगा। और ईरान तो चाहता ही था, जैसे हमने अभी बात की, उसके पास इतने सैंक्शंस थे कि उसको बहुत मुश्किल हो रही थी हर एक चीज़ का कि उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़े। तो इस वजह से ईरान को फ़र्क तो पड़ा है, और बाकियों की फ़र्क पड़ा है, ख़ास करके इससे। अब मतलब आप अगर आप देखें
तो एससीओ में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन एससीओ में है, एससीओ कंट्रीज में है। 30% वर्ल्ड का जीडीपी एससीओ में है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम थोड़ा 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि लेटेस्ट वो है नहीं, तो इन सब के अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है एससीओ का जो प्रभाव, दायरा काफ़ी बड़ा है, प्रभाव काफ़ी बड़ा है। तो ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर मिल के चलें तो ईरान को भी काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। हालांकि दो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। तजाकिस्तान जो ऑलरेडी मेंबर है एससीओ का, वो थोड़ा ईरान से उसकी खटपट है। कारण है कि ईरान जो है एक इनका है तजाकिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनका, जिसको कि ये ईरान सपोर्ट करता है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ तजाकिस्तान करके है, जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है, जिसको तजाकिस्तान थोड़ा सा वो नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है, अब ईरान चीन और रशिया के साथ आ गया इस ग्रुप में, तो क्या अमेरिका या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कब ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो इन्होंने लगा रखे हैं ईरान के, क्या हटाएंगे? पहले तो था कि बातचीत करके हटा सकते थे जब तक इतनी नज़दीकी नहीं थी, लेकिन क्या हटाएंगे नहीं हटाएंगे, अब थोड़ा सा मैं कहूँगा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, बट क्या हो सकता है, अब ये थोड़ी सोचने की बात है कि हो सकता है ईरान ये भी सोचे कि हम भारत के साथ, भारत के संबंध इतने अच्छे हैं, थोड़ा सा उधर से मदद लेके देखें। तो ये सारा प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, कैसे चलता है, लेकिन अमेरिका और वेस्ट क्या सोचते हैं, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि होगा कि नहीं होगा। हालांकि ईरान ने भी देखिए काफ़ी अपने आप को बदलाव किया। जब उसको वेस्टर्न मार्केट नहीं मिला, जब उनके साथ नहीं हुआ, तो उसने भी पहले ईरान की जो पॉलिसी थी कि हम ना ईस्ट देखेंगे ना वेस्ट में देखेंगे, हम तो सीधा जाएंगे, बट उन्होंने अब अपनी पॉलिसी चेंज करके लुक ईस्ट वाली पॉलिसी जो हिंदुस्तान ने अपनाया था, लुकिंग ईस्ट लुक ईस्ट वाली, वो वाली पॉलिसी अपना ली कि भाई उधर नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो मेरा नहीं चल रहा है, सैंक्शन से हैं, तो इधर जो है ट्रेड और बाकी चीज़ें करो। तो ये चीज़ इन्होंने भी शुरू की थी, और अब इस माध्यम से उनको भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इनकी रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में बन सकती है, और इनके पास जो देखिए ऑयल ही है, इकोनॉमी है, ट्रेड, ट्रांजिट, आप सप्लाई चेन वगैरह जितनी चीज़ें हैं, चाबहार पोर्ट का देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा सभी को, ये हो सकता है। और एक जो इनकी जो मैं कहूँगा कि इनको जो एक्सेस है इनको एक्सेस मिल जाएगा एससीओ के माध्यम से अपना ट्रेड और फैलाने के लिए। तो आई थिंक ईरान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और मतलब आप ये समझिए कि पिछले साल की जो रिपोर्ट है, या 2021 की रिपोर्ट मैं कहूँगा, 22 की अभी फुल नहीं आई थी, ईरान का जो ट्रेड था एससीओ मेंबर से, जब वो मेंबर नहीं था एससीओ का, डायलॉग पार्टनर ही था, वो तकरीबन 37 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था। तो अब तो ईरान को और फ़ायदा होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बल्कि 2022 की जो रिपोर्ट कहती है कि ईरान का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स टू एससीओ 22% था। तो काफ़ी चीज़ होते हैं जो कि अब और ईज आउट हो जाएगा। जो टैरिफ्स वगैरह अगर इसमें आपस में इनकी मिल बैठ के कम ज़्यादा होती हैं तो उससे ही फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो एक इंट एसटीसी बन रहा है, जो कि मैं पहले भी हम लोगों ने इस पर बात की कि यूएसए और बाकी लेके चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो बन रहा है, वो ईरान से लेकर के जा रहा है। तो ये भी जाएगा, तो उनसे भी इनको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। तो इसलिए, और ये देखिए जहाँ तक हमारा है, इंडिया ईरान बहुत ट्रेड करते रहे हैं, और जो मुख्य चीज़ हम बोलते हैं कि हमारा बासमती इतना ज़्यादा ईरान में जाता है, और ईरान से ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आते हैं, गोल्ड, मतलब काफ़ी हमारा ट्रेड उनके साथ है। तो ये जो है हमें भी उससे ज़्यादा, हमें उससे फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि ईरान को एटलीस्ट इकोनॉमी से ले करके बाकी, और ख़ास करके टूरिज़्म का,
टूरिज्म अभी तक इतना नहीं था, और ये टूरिज्म जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एक चीज़ हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसमें बोला है जो एससीओ समिट में जी। तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आजकल की जहाँ टूरिज्म का मामला है वर्ल्ड ओवर में जी। इंडिया जो है नंबर 2 पर है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म में काफ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एससीओ में हो सकता है। तो ईरान से चूंकि संबंध हमारे अच्छे हैं जी। तो उनके साथ उनको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। और अगर प्रधानमंत्री जी का जो पूरा संबोधन था उस पर हम गौर करें तो एक चीज़ और उभर कर आई कि जो जैसा कि आपने पिछले एससीओ सम्मेलनों का भी जिक्र किया, तो एक चीज़ उभर कर आई कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान और देशों की तरह सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोया है, जो खासतौर पे एशिया की जो समस्याएं हैं, एससीओ सदस्य देशों के समक्ष जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जिक्र करते हुए उनका समाधान भी सुझाया है। बिल्कुल। देखिए मोदी जी तो पहले ही शुरू से वो बोले जा रहे हैं G20 में भी कि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं जी। हम अकेले अपनी बात नहीं करेंगे, अपनी चीजें तो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कर भी लेंगे जी। लेकिन वो कहते हैं हम ग्लोबल साउथ जिसको कि पीछे छोड़ के और बाकी लोग आगे निकल रहे हैं जी। हम उनकी बात करना चाहते हैं, उनको आगे लेके सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, हम जो देश की बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में भी उसी की बात कर रहे हैं। तो जो आपने कहा बिल्कुल उनका यही पॉइंट था कि हम तो सबको लेके और सबके लिए सबकी बात रखना चाहते हैं। G20 में उन्होंने बड़ा साफ बोला कि हम तो सबकी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात तो अलग है जी। तो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही। हम सिर्फ अपने लिए तो हम नहीं आपसे कुछ कह रहे हैं, बात करो तो हम 1 to 1 आपसे बात करेंगे, हम तो सबकी बात करने के लिए यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं जी। बिल्कुल। सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी फ़ोन किया था, उसके क्या मायने हैं? और अब हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले की आशंका और ज़्यादा बलवती होती जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? ये पिछले अगर हम देखें कुछ दिन, जैसे हमने कहा पिछले तो 4-5 महीनों से कुछ खास तो यहाँ हो ही नहीं रहा है जी। बात ज़्यादा हो रही है जी। एक दूसरे को लोग बताते जा रहे हैं कि हमने एक किया वो किया, लेकिन ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो नहीं रही है जी। अगर आप छोटी सी 2-3 चीज़ें जो मेजर मैं फोकस करना चाहता हूँ, पहले देखिए 1 तारीख को सबसे पहले अगर आप देखें को रशिया ने क्या किया, उसने अपना ट्रुप कॉन्सेंट्रेशन किया कुछ जगहों पर। पहले बेलारूस की तरफ किया था, उसके बाद डोनेस्क रीजन में खास करके जो बखमूत और आसपास का उसका इलाका है, मानविका, और वहाँ उसकी तरफ उसने ट्रुप्स अपने कॉन्सेंट्रेट किए जी। खेरसॉन रीजन में जो ऑलरेडी फ्लड से पहले वो डैम वाला जो बर्स्ट हुआ था, वो हमने कहा था कि ये वाटर बॉम्ब था, जो भी था उस काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जो ही वो कम हुआ, इसने अपने आर्टिलरी और मिसाइल्स वहाँ शुरू किए खार्किव में, खेरसॉन रीजन में जी। तो इन दोनों रीजन्स में अभी वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। और इस बीच ने रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपनी डिफेंसेस काफ़ी बना ली हैं। हम लोग पहले भी कह रहे थे, मैंने कहा जिसको भी डिफेंसिव में टाइम मिलेगा तो वो अपने डिफेंसेज बढ़ाएगा जी। माइनिंग उसने पूरे इलाके में कर रखी है, डिफेंसेज बढ़ा रखी है। आज देखिए इनका प्रोग्रेस ठीक हो नहीं रहा है। जेलेंस्की ने खुद परसों का बयान देखिए, उन्होंने खुद बोला है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये CNN की उन्होंने करस्पॉन्डेंट को कीव में वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैं तो बहुत पहले बोला था टू काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने के लिए, लेकिन लेट हो गया सब कुछ, क्योंकि हमें हथियार नहीं मिला, जो भी और भी चीज़ें कुछ कहना चाहते थे जो नहीं कह पाए, ब्लेम कर ही रहे हैं वो वेस्ट और नाटकों की, उनको सब चीज़ें नहीं मिली जो मांग रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि वो टाइम मिल गया दुश्मन को, उसने पूरी माइंस लगा रखी हैं, हमारा बहुत स्लो जा रहा है प्रोग्रेस जी। वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा एयर में एयर पावर कुछ है नहीं, हमको मिला नहीं एम्युनिशन। और उनके अभी 2 दिन पहले देखिए उनके जो कमांडर ऑफ फोर्स कमांडर हैं, आर्मी कमांडर्स वहाँ पर यूक्रेन के, उन्होंने बोला, बल्कि नाराज़गी दिखाई उन्होंने कि हमने जो वेपन्स मांगे हमको मिला नहीं, इसीलिए हमारी प्रोग्रेस स्लो चल रही है, नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा F-16 बोला, लेकिन अभी तक नहीं आया हमारे पास, एयर में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जी सेट हो गया है दोनों में। जी इसमें यूक्रेन और रशिया में थोड़ा कम, बट यूक्रेन में थोड़ा ज़्यादा सेट इन हो गया है जी। तो एक चीज़ है जो कि वो ध्यान थोड़ा सा सोचने वाली है इसके ऊपर। और यहाँ तक कि आप देखिए जनरल जो मार्क मिली हैं, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिका का, उनका बयान आया था, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि ये जो काउंटर ऑफेंसिव है ये जो है समय बहुत लेगा जी। और उन्होंने बोला जिंदगी भी लेगा। इनफैक्ट उनका कहना था इट विल टेक लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ ब्लड। जी। इतनी आसानी से काउंटर ऑफेंसिव जो लोग सोच रहे हैं कि चल जाएगा वो नहीं चल पाएगा जी। और क्यों नहीं चल पाएगा? अगर आप उनके बयान देखें, दो चीज़ें हैं, सामान की कमी, नेचुरली अगर हथियार और एम्युनिशन और बाकी चीज़ें नहीं रहेंगी तो ये होगा जी। और आपने रिपोर्ट्स देखी, हर जगह से आ रहा है कि एम्युनिशन की बहुत कमी है। अब हालत ये है कि नाटो और यूरोपियन कंट्रीज खुद कह रहे हैं, उनके यहाँ के लोग कह रहे हैं कि उनका जो रिजर्व एम्युनिशन होना चाहिए वही नहीं है जी। रिजर्व टैंक्स हैं वो नहीं होने चाहिए, है नहीं जी। और उनको डर है अभी वो, इसलिए क्योंकि एम्युनिशन अपना बढ़ा के रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे उनको अगर उनके ऊपर कुछ आ गया तो क्या करेंगे जी। तो वो हालत है अभी वहाँ पर जी। तो ये चीज़ें हैं जो कि सामने सीधी नहीं आ रही हैं, बट ये मुश्किल डाल रही हैं और ये वहाँ चल नहीं रहा है। इसके बाद एक ये भी बीच में न्यूज़ आई थी कि तकरीबन 2 या 3 तारीख को ये जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, वो जो है यूक्रेन गए थे और ये हुआ कि वो पॉलिसी और वो चीज़ें करके आए कि काउंटर ऑफेंसिव कैसे लॉन्च होना चाहिए, क्या चीज़ें और कर सकते हैं, क्रीमिया के लिए क्या बात हो सकती है जी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद इस पर भी बात हो रही है कि कहाँ तक पहुँच के और नेगोशिएशन भी एक रास्ता हो सकता है तो उसको खोला जाए। तो ये भी चीज़ें चल रही हैं, अंडर हैंड ये भी चल रही हैं जी। तो इसके लिए जो है अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अभी मुझे लग रहा है कि सेंटर ऑफ फोकस जो है ये ज़ैपोरिज़िया है, जो आप कह रहे थे न्यूक्लियर वाली बात जी। और वहाँ पर हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं हो रही है जी। हालांकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तो ऑलरेडी रूस ने बेलारूस में रख रखे हैं और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसे हमने पहले एक बार बात किया था कि 0.5 किलोटन से लेकर के और 5 या 10 किलोटन, 10 भी नहीं ज़्यादा होता है, 5 किलोटन तक हो सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर के दायरे से लेकर के 10 किलोमीटर के दायरे के तक के लिए होते हैं, क्लोज जो बैटल फील्ड में है वहाँ के लिए बेसिकली। तो वो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर होगी या इस्तेमाल ये करेंगे। लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन की बात जरूर आ रही है अब अब जैसे ज़ैपोरिज़िया है या बाकी जगह पर कि यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन करना चाहते हैं, जिससे कि उस इलाके में रेडिएशन करके और एटलीस्ट जितने फोर्सेज हैं या जो भी बाकी चीज़ें हैं वो तो रेडिएशन जब करते हैं वो तो इक्विपमेंट से लेके हर एक पर जाता है जी। तो अब न्यूक्लियर वेपन की जगह न्यूक्लियर रेडिएशन की बात आ रही है। हालांकि देखा जाए तो कुल मिला के तो एक न्यूक्लियर वॉर ही एक तरह से हो जाएगा, बट वो आ रहा है जो कि एक खतरे की घंटी है, जिसके लिए यूएन ने भी बात कर रखी है कि ये चीज़ इसमें होनी नहीं चाहिए जी। तो ये इससे बेसिक वो है कि इसमें एक एंगल सर ये भी आया कि एक खबर मैंने भी पढ़ी कि पुतिन को फ़ोन करके शी जिनपिंग ने मनाया कि ऐसा मत करो, ये रेडिएशन मत। बिल्कुल, अभी देखिए मुश्किल ये है कि न्यूक्लियर कंटेमिनेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा और वो सालों चलता है। आपको पता है कि न्यूक्लियर कंटेमिनेशन एक बार हो गया तो तुरंत ख़त्म होता नहीं है। 50% 50% 50% करते हुए मतलब आप 50-50 चलते जाइए और सालों तक चलेगा। आपको पता है कि इतने कम जब हुआ था नागासाकी हिरोशिमा में तो कितने साल चला था। कहा जा रहा था कि जनरेशन के बच्चे जो है अपंग और ऐसे पैदा हुए थे, ऐसी हालत थी। तो ये कंटेमिनेशन एक बार हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो ये चीज़ें आई थी जरूर न्यूज़ कि ये है, तो एक वो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा कि ये चीज़ नहीं हो जी। इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चलेंगी। जैसा है डे 5 से मैं कहूँगा कि अमेरिका मतलब आप लीजिए पेंटागन
और मॉस्को के बीच में डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ये तो वो भी बोल चुके हैं, जी। अमेरिका ने भी बोला, ये भी बोले हैं, तो इनकी डायरेक्ट ये बातचीत होती रहेगी और ये चीज़ शायद नहीं होगी जहाँ तक जी मेरा है, लेकिन थ्रेट तो रहता ही है, जी थ्रेट हमेशा होता है। तो ये चीज़ एक है जो कि डर दोनों तरफ सता रहा है या दोनों जी। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। एक ये भी है। जी दूसरी जो चीज़ आ रही है, हमें यूएन ज़्यादा बॉदर्ड है, यूनाइटेड नेशन इस समय, कि जो ग्रेन डील है जी वो चलनी चाहिए कि यूक्रेन से ग्रेन्स जाएं, इनके फर्टिलाइजर और बाकी चीज़ें रूस की जाएं, कि जी। दुनिया में कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं आए। जी। तो वो उनकी सोच अभी वहाँ पर रुकी हुई है। जी जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा हूँ, शांति और बाकी चीज़ों के बारे में अभी तक कोई बात इनिशिएटिव नहीं आ पा रही है, जी। न कोई उस बारे में सोच पा रहा है। जहाँ तक यूक्रेन का है, अब उन्होंने देखिए जो न्यूज़ आ रही है, हमें कहीं इंडिपेंडेंटली किसी ने बोला नहीं है, जी कहा जा रहा है कि उन्होंने 28 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी ली है पिछले कुछ दिनों में। जी। अब 28 किलोमीटर इतने महीने में, इतने दिनों में जो भी आपने लिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी और कहा जा रहा है कि टोटल उन्होंने 158 किलोमीटर 158 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी जो है वापस ली है महीनों में। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप 100 मीटर गए और एक वो और 1 किलोमीटर एक गाँव पुराना वो कर ली और आप कहते हैं कि आपने कैप्चर कर लिया, क्योंकि आपकी 25% टेरिटरी तो ले रखी थी इन्होंने, जी 5% भी ले लिया, तभी तो 20% अभी भी देखा जाए तो रूस के पास ही है। जी और रूस भी अपना चाहेगा कंसोलिडेट करना। रूस ने क्या किया, जैसे मैंने कहा, पूरा माइंस इलाके में लगा रखी हैं, डिफेंसेज उन्होंने कंक्रीट अपने बना रखे हैं। तो अभी इतना आसान नहीं है इनको प्रोग्रेस करना। दूसरी चीज़, इनके पास आर्म एम्यूनिशन की कमी है जो यूरोपियन कंट्रीज से आना है। रूस ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा रखा है, जी कितना उसको चीन से मिला है, कितना कोरिया से मिला है वो अलग की बात है, कितना ईरान से मिला है वो अलग की बात है, बट अपना प्रोडक्शन क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है उसने बढ़ा रखा है। जी तो वो भी अपने आप को तैयार करके बैठा हुआ है। जी कई शिफ्टों में काम हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ कई शिफ्टों में हो रहा है काम, बिल्कुल सही कहा आपने। और पुरानी जो चीज़ें थी, अभी उन्होंने देखिए उन्होंने क्या किया है, पुराने T-60 टैंक्स, वर्ल्ड वॉर जमाने के टाइम पे 60s के टैंक्स, उससे पहले के टैंक्स, उसको उन्होंने लेकर के और उसको एज ए आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं गन फायर करने के लिए, कि गोले गिराने के लिए, कि कवर है उतना ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, अदरवाइज तो गन्स तो खुले में रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जी। और ये तो इनको मैन पावर लेके जाना है यूक्रेन को। रूस जो है सबसे ज़्यादा अपना एयर पावर दिखा रहा है, मिसाइल्स और ड्रोन्स और आर्टिलरी रॉकेट्स इनको लेके चल रहा है। आपने देखिए भी 2 दिन पहले क्यू पर उसने 12 दिनों के बाद फिर अटैक किया है जी। और ओडेसा और बाकी जगहों पर भी उसके फायर चले ही जा रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि वो तो अपना काम कर रहा है ऐसे। तो ये मुश्किल आ रही है यूक्रेन के पास इसमें। जी। तो ऐसे मतलब मैं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हम नहीं कह सकते कोई हासिल कर रहा है। और यूक्रेन का कहना है कि उनका फोकस अभी टेरिटरी लेने में नहीं है जी। वो ये कह रहे हैं उनका फोकस है कि जितनी इनकी स्टैटिक चीज़ें हैं, आर्म्स एम्यूनिशन है, हेडक्वार्टर्स हैं रूस के, गोला बारूद, लॉजिस्टिक्स, इनको डिस्ट्रॉय करना। जी। हालांकि मिलिट्री लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, लेकिन सॉफ्टनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव में वो होता है जो रूस कर रहा है। जी। आप मिसाइल फायर कर रहे हैं, आप आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट जब सॉफ्टन हो जाए उसके ऊपर आप टैंक चला दीजिए, मैन पावर आदमी भी जा सकता है। जी। वो चीज़ होती है कि आपने सॉफ्टन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम ऑब्जेक्टिव को जो अभी सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, आगे चल करके हम जो है अपना काउंटर ऑफेंसिव आगे बढ़ाएंगे, अभी तक हमारे आगे नहीं बढ़ रही है। जी। तो ये जो चीज़ है जो कि थोड़ी इससे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी उनको मिल रहा है, कोई गेन हो रहा है। जी। लेकिन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इनकी डोनेस्क रीजन में हो रही है अभी। और एक ओडिशा, अगर रूस चाहेगा, पूरा एम रहेगा कि यूक्रेन को, अगर पूरे यूक्रेन को नहीं लेता है तो यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कंट्री बना दे, जो मेरी अपनी वो है। और उसके लिए उसको ओडिशा एक पोर्टी है जो अभी रह गया उनके पास ब्लैक सी में, जिससे वो उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, उसको जरूर लेना चाहेगा वो। जी। तो वो है, और खार्किव एक मेजर वो है। तो मेरा मतलब मानना है कि रूस इसके बिना जो है शायद
चुप नहीं बैठे। जी। तो इस वजह से जो है मुझे नहीं लगता कि अभी तक कुछ ज़्यादा फायदा हो रहा है। छोटे छोटे ग्रुप्स में असॉल्ट हो रहे हैं। जी। यूक्रेन ने जो नई टैक्टिक्स अपनी लगाई है वो जो है वेव्स वाली हैं। एक छोटी असॉल्ट ग्रुप जाता है, कुछ वो जब थक जाता है या वो वॉर वेरी हो गया तो दूसरा ग्रुप आगे जाता है। तो मतलब मैं कहूँ कि वो 500 मीटर आगे बढ़े, फिर दूसरा ग्रुप बढ़ा, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा गेन उनको अभी नहीं मिल पा रहा है। तो मेन ऑफेंसिव अभी भी यूक्रेन की है नहीं जी। और उनको कुछ गेन नहीं हो रहा है। रूस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है जी। बल्कि मैं कहूँगा कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। यूक्रेन अगर ये उनके जेलेंस्की और उनके आर्मी कमांडर मैं कहूँगा एक तरह से रो रहे हैं, तो मतलब उनके पास चीज़ें अभी नहीं हैं। जी। मिलती तो इस तरह नहीं होता, वो लेके चलते। तो इस वजह से जो है, और रूस देखिए अपने फोर्सेस को निप्रो रिवर जो राइट बैंक में आ गया था, लेफ्ट छोड़ दिया था जी, वो कॉन्सेंट्रेट करने लगा दोबारा, क्योंकि ये लोग निप्रो को क्रॉस नहीं करें। क्योंकि यूक्रेन ने अगर निप्रो क्रॉस कर ली, क्रीमिया को इनको थ्रेट मिलने लगता है जी। तो वो वहाँ भी फोकस कर रहा है। ऑलरेडी रूस के जो 1.5 लाख और उसने अपने जो सैनिकों को उसने रिक्रूट किया था वो वेल ट्रेंड हो गए, अब उनको भी वो आगे ले आएगा जी। तो इस वजह से वो अपनी ताकत तो बढ़ा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लेकिन मजबूत आज की हालात जो देखें उसमें तो मुझे रूस लग रहा है, बजाय यूक्रेन के, जिस तरह से दोनों के बयान आए हैं जी। और कोई खास बयान आप देखिए नहीं आ रहा है नाटो से, यूरोपियन कंट्री से या यूएसए से, वो क्या करना चाहते हैं जी। सर, इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर मरने मारने पर आमादा है। इस बार के संघर्ष को कैसे देखते हैं? नीरज जी, इजराइल और फिलिस्तीन तो हम देख रहे हैं कि सालों से मतलब इनका जो 36 का आंकड़ा था वो ख़त्म ही नहीं हुआ जी। कोशिश बहुत की गई हर तरफ से। और देखिए दोनों, मैं कहूँगा इजराइल तो है ही है, ये तो कम्युनिटी जानती है कि भाई जान हथेली पे लेके चलते हैं वो जी। उनको पता है कि हम अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे जी। और वही इन्होंने दिखाया, वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने वही किया। और जहाँ भी हैं जितना प्रोग्रेस उन्होंने किया और बाहर भी किया उन्होंने, आप देख रहे हैं अमेरिका से लेकर हर जगह कितनी उन्होंने पॉलिसीज अपनी उन्होंने वहाँ असर डालते हैं जी। जो फिलिस्तीनी हैं ये भी कम नहीं है। आप याद कीजिए यासिर अराफात ने शुरू किया था इंतिफादा मूवमेंट इनका, और तब से ये ज़्यादा उग्र हो गए थे जी। इंतिफादा के टाइम से बहुत उग्र हुए थे। और ये जो अभी फ्लैश पॉइंट है वो हमको पता है कि स्ट्रीट्स में कहिए कि इन्होंने जो फायरिंग किया या जो गाड़ियों पर और बाकी जो इजरायली जो मारे गए थे, और इजराइल का है कि एक भी अगर ये कुछ करते हैं उसका वो ज़रूर बदला लेते हैं जी। पहली चीज़। दूसरी जो हम बिल्कुल इसमें आ रहे हैं कि जेनिन के ही लेकर के हुआ, जेनिन में जेनिन जो शहर है जिसमें रिफ्यूजी कैंप है, बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप है, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है, 14,000 से ऊपर की तकरीबन उसकी स्ट्रेंथ है जी। और माना यह जा रहा है कि कुछ सालों से वहाँ पर, कुछ सालों से या काफ़ी सालों से, जितने टेररिस्ट हैं, जो जिनको ये कहते हैं टेररिस्ट, बाकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो इजराइल के अगेंस्ट चलती हैं वो वहीं से चलती हैं जी। तो इसलिए ये पहले भी वहाँ पर अटैक करते रहे हैं 2002 से, बल्कि आप देखिए वहाँ पर कहा यह जा रहा है, इन्होंने, इनका ही कहना है कि जेनिन ही जो ये जो कैंप है वो बेसिकली वहाँ सुसाइड बॉम्बर्स और टेररिस्ट ही रहते हैं, कुछ फैमिली के साथ रहते हैं, वहीं से बनते हैं, वहाँ पर इनका कमांड पोस्ट है, सब कुछ एक्टिविटी वहाँ से जनरेट करते हैं जी। तो इन्होंने 2002 से वहाँ पर एक मेजर रेड किया था 2002 में जी। जिसमें तकरीबन 50 मारे गए थे फिलिस्तीनी, 22-23 इनके इजराइल के सोल्जर जो है वो मारे गए थे जी। तो काफ़ी बड़ा रेड था। और उसके बाद से देखिए चलता रहा है, क्योंकि वहाँ आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स, कई चीज़ें वहाँ चलती रही हैं। और एज लेट अगर अभी की हम बात करें तो जनवरी के, इसी साल जनवरी के महीने में वहाँ पर जो है 7 गनमैन को इन्होंने
मारा था, एक सिविलियन भी मारा गया था यहाँ, कुछ जी। वो भी इंजर्ड हुए थे जब वो अंदर ये गए थे वहाँ। तो वहाँ पर ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से ये चलता रहा है यहाँ पर, लेकिन फ्लैश पॉइंट कोई ना कोई जब आता है तब ये अपनी मेजर कार्रवाई करते हैं, जो इन्होंने इस बार अभी किया। जी। जो अभी जून में पिछले महीने भी 1 घंटे की तकरीबन वहाँ लड़ाई चली थी। जी। तो वहाँ पर जिसमें तकरीबन 6 पैलेस्टीनियन मरे थे और कुछ इंजर्ड हुए थे। तो ये मतलब एक फ्लैश पॉइंट है वहाँ जी, का, जी। जहाँ पर जो कि ये चलता रहा है। और जैसे मैंने बताया, जेनिन जो एक बहुत छोटी सिटी है वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में उनको एक्चुअली कंक्रीट और उसको कंक्रीट और आई थिंक सिंडर ब्लॉक बोला जाता है जी। उस इलाके को, उस कैम्प का नाम ही ये वहाँ ये देते हैं। और वहाँ पर जिसे कहते हैं डाई हार्ड जो वो हैं मिलिटेंट, वो वहाँ पर हैं। तो इस वजह से जो है, और उनकी हॉस्टिलिटी पूरों की बहुत ज़्यादा है इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि जब वेस्ट बैंक और इन्होंने इजराइल ने खाली किया था, उस समय लड़ाई जब हुई थी, उनके सारे डिसेंडेंट जो हैं वो सब वहाँ आके रहते हैं। तो ये लास्ट कुछ महीनों से यहाँ कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी वहाँ से शुरू हुई है। और इजराइल ने अगर देखा जाए तो इन्होंने 50 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को वहाँ मारा है, जो सिंस 2000 ये कहते हैं, जो इनकी रिकॉर्ड है 2013 से लेके अभी तक। जी। और बहुत बड़ी चीज़ है इनके लिए नंबर, उस इलाके में इतने टेररिस्ट होना उस जगहों पर। तो ये जो है, और इसमें इनको ये कहना था कि आधे से ज़्यादा हमास से एफिलिएटेड थे। जी। तो इनके पास मतलब जानकारी तो है, जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पर ये कर रहे हैं हमास। और एक दूसरा इनका होता है इस्लामिक जिहाद, जो कि एक्टिव है वहाँ पर। जी। तो इनके ये जब इन्होंने अभी भी रेड किया है, कहते हैं कि वहाँ पर इनको इतने ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा मिले, कमांड सेंटर मिला, वेपन और एक्सप्लोजिव मस्जिद के बेस के नीचे बल्कि उसमें स्टोर की हुई हैं। तो जो इनकी रिपोर्ट में आया है, हालांकि इन्होंने मीडिया में भी वो चीज़ें दी हैं, उन्हें बोला कि वहाँ एक कमांड सेंटर या कमांड रूम बना हुआ था। जी। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से वो जो वहाँ पर इन्होंने अटैक किया। और इस बार थोड़ा काफ़ी लंबा अटैक था, आप देख ही रहे हैं। एयर में मतलब ड्रोन्स भी ले गए थे वो, टैंक्स पीछे बैकअप में थे। तकरीबन 100 से ऊपर ये कह रहे हैं कि सोल्जर्स थे जो कि साथ में थे वहाँ पर। और आर्मर्ड व्हीकल्स भी तकरीबन 100 के, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 50 से ऊपर आर्मर्ड व्हीकल्स साथ में थी। तो ये चीज़ें इनकी हमास और इजराइल की जो ये मैं कहूँगा या फ़लस्तीन की हैं, ये जब तक इनके बीच में, इन्हीं के बीच का कोई आगे दोनों पक्ष से आकर के नहीं आएंगे आगे, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी और दोनों का ये नुकसान होता रहेगा। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं मरने मारने पे उतारू, ये तो शुरू से है। जैसे मैंने कहा, डाई हार्ड मतलब ये कुछ देखते नहीं, एक एक्शन हुआ और ये जवाब देने पर उतारू हैं। और जवाब भी ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं ढुलमुल रवैया ढीला ढाला हो। तो ये चीज़ इनके बीच में है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ शांति ऐसी तरह से आ पाएगी। लेकिन दूसरी बात है, इजराइल का कहना है कि अगर ये कुछ एक्टिविटी नहीं करें तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये भी है। लेकिन अब दिमाग किसको ले करके आप किसका दिमाग किस तरह से सेट करेंगे या कैसे बातचीत हो सकती है, वो जो है बड़ा मुश्किल है। और टेररिस्ट का जैसे हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं, एक बार आपने टेररिस्ट ग्रुप बना दिया, अब उसको डिसबैंड करना या उनकी माइंड जो आपने ऑलरेडी उनके दिमाग में भर दिया, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। जी बिल्कुल। सर, फ्रांस में जो बवाल हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? हालांकि अब तो खैर वहाँ पर शांति धीरे धीरे आ रही है, लेकिन जो कुछ हुआ वह विश्व के अन्य देशों के लिए क्या संदेश है? नहीं जी, फ्रांस का जो है एक मतलब आप देखिए, शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि फ्रांस में ऐसी चीज़ हो पाएगी, होगी। हालांकि जर्मनी और बाकी जगहों का दिखाया जा रहा था। कई बार हम लोग
ये देखते थे मीडिया में कि कैसे स्ट्रीट्स पर नमाज और बाकी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, बाकी वो हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो थी, मैं नहीं कहूँगा कि किसी की गलत है या क्या है, सही है, बट जो चीज़ रूल के मुताबिक उस जगह पर जहाँ पर आप हैं, जिस देश में हैं, जैसे हैं, उनके रूल के मुताबिक चीज़ चलें, जो भी रहें। हम लोग वैसे भी भारत में हम धर्म के हिसाब से तो चलते नहीं हैं, हम तो सबको लेके चल रहे हैं, सबकी बात है। तो लेकिन मानना यह है, कहना ये है कि जिस देश में जिस जगह पर हैं, उनके जो भी मान्यताएं हैं, उनके जो भी कानून हैं, उसके मुताबिक मान के आदमी को चलना चाहिए। अब देखिए इसमें हुआ क्या इंसिडेंट, अगर आप देखें तो ये लड़का मर्सिडीज चला रहा था, 2 लोग और थे या 3 लोग बैठे हुए, उसमें रोका गया तो रोका नहीं इसने, रेड लाइट क्रॉस कर गया। आगे जा कर के जब रोका गया तो उसको बोला रुकने के लिए, नहीं चला तो इसने गोली चला दी जी। और ये नहीं कह रहा हूं मैं, आम बात है वहां पर जी। रूल नहीं फॉलो करने पर, नहीं रुकने पर आपने देखा है कि वो कैसे कोई भी हो, ड्राइवर्स को भी अगर कोई गाड़ी वाले को भी ऊंचे निकालते हैं तो हाथ पीछे, वो सारी जी। कुछ करके वो चीज़ें होती हैं। तो अब इस चीज़ से हुई, क्यों फायर किया, वो तो खैर जब ये लोग पूरी इनकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। हालांकि वहाँ के मैक्रो ने भी, प्रेसिडेंट ने भी ये बोला है कि भाई ये अनफॉरगिवेबल है, नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है जी उसको, लोग जो है। लेकिन ये सब होने के बाद देखिए, बाकी जगह हमारे यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो अगर एक्शन ले लिया जाता है तो चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन वहाँ देखिए चीज़ कितनी आगे बढ़ गई जी। लोग स्ट्रीट्स पर आ गए और पहली बार फ्रांस में हुआ ऐसा, इतना बड़ा डैमेज, डिस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ये सब चीज़ें, मतलब वहाँ उन लोगों ने सोचा नहीं था कि जो चीज़ होगी ऐसी चीज़ वहाँ पर होगी जी। तो ये जो है, और छोटा मोटा भी नहीं है। आप देखिए छोटी कंट्री तो छोटी है ना, 1 हफ्ते चला, बहुत बड़ी चीज़ है वहाँ के लिए 1 हफ्ते ये चलना, और एक शहर से होते हुए कितने शहरों में फैल गया जी, आसपास के देशों तक, बेल्जियम और स्वीडन में देखिए क्या हुआ जी। बगल में जो है उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो आप देखिए कि ये कितनी जल्दी और कितना तेज ये चीज़ फैला। और इसमें आया कौन, बेसिकली यही जो रिफ्यूजीज जो आए हुए थे जी, 3-4 कंट्रीज के जो हैं जी। हाँ, ये चीज़ ठीक है, हम भी कह रहे हैं कि गलत है, नहीं होना चाहिए था, शायद हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा जी। हमारे यहाँ लाइट तो कई क्रॉस के भाग निकल जाते हैं, जो भी गलत है, बट अब कम हो गई अपने देश में भी, देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फायरिंग नहीं होती, कम से कम आदमी देखता या रोक लेता या बाकी चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन वहाँ पर हुआ क्योंकि वहाँ पर वो भी चीज़ गलत मानी जाती है बिल्कुल, कि आप वहाँ पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो ऐसे लेके भागा कि वो कईयों के लाइफ डेंजर में हो गई थी, और वही चीज़ उनके लिए बड़ी मानी जाती है जी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको कि लेकर के ये चीज़ें बढ़ी हैं। और प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ने वहाँ बोला हुआ है, उन्होंने मीटिंग भी की अपनी वहाँ, आई थिंक कल उन्होंने मीटिंग की थी मेयर्स के साथ, अपने जो उनके पार्लियामेंट में भी उन्होंने मीटिंग की थी, कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। आज में उनके मेयर्स ने मार्च भी निकाला शांति के लिए वहाँ पर। तो आज तो काफ़ी कुछ कम हो गया, लेकिन जो हो गया है वो बहुत कुछ हो गया है जी, काफ़ी धक्का है उनके लिए, काफ़ी बड़ा हो गया है। और आप देखिए अब जो लोग रीजन आज से नहीं पहले से कहे आ रहे हैं, लार्ज स्केल माइग्रेशन, सबको आप लेते जा रहे थे बिना चेक किए, बिना ये देखे हुए कि कैसे करें, बिना ये किए हुए कि हाँ कहाँ इनको सेटल करें जी, सेटल करें तो कैसे लोग हैं, क्या हैं, नज़र रखें नहीं रखें, क्या करें, मतलब कई चीज़ें हैं जो लोग हर एक कंट्री, हर एक देश अपने उसमें करता है। फिर जब ये चीज़ बढ़ी, ये लोग गए तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत आगे हैं, इनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो डिस्पैरिटी भी दिमाग में बैठी जी। कुछ लोग ऐसे थे इन्हीं के जो इनके आगे आए कि नहीं इनकी मदद करनी चाहिए, वो मदद जब आपने उन्होंने दी और जब फ्री में आप मदद देने लगे तब चीज़ और बढ़ गई जी। तब इन्होंने कहा कि ये तो हमारी राइट है। तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं आए, काम करने के लिए आगे नहीं आए, स्किल डेवलपमेंट में आगे नहीं आए ये लोग, लेकिन
अपनी राइट्स के लिए आ गया है कि हमको ये मिलना चाहिए, हम भले रिफ्यूजी हैं फिर भी हमको एज पर दिस ये मिलना चाहिए। जी। इस लड़के की जिसकी जो मैं अगेन कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए हुआ, लेकिन उसकी भी आ रही कि पढ़ाई लिखाई में वो कुछ भी नहीं होता। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके दिमाग में तो ये थी, और ये चीज़ बढ़ती रही। आप देखिए मतलब मैं कहूँ कि बट गया है फ्रांस आज की डेट में। जी। क्यों कह रहा हूँ मैं? राइट विंग और जो सेंटर और लेफ्ट वाले हैं वो अलग हैं। सेंटर और लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि ये गलत है, राइट विंग कह रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक हुआ है, जो पुलिस हमेशा करती है वही काम किया है जी। वो ये करना चाहिए। इन्होंने रिफ्यूजीज ने जो कर रहे हैं जो इनका है वो गलत है। जी। एक और एग्जाम्पल मैं दूं इसी में, लोगों ने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया फ्रांस में। जो ये लड़का मरा है उसकी मदर, सिंगल मदर है वो जी। उसके लिए अल्जीरियन है जी। जो कल मैं देख रहा था, कल या परसों के, उसमें 1,90,000 यूरो उसके लिए इकट्ठा हुआ है। राइट विंग वालों ने इस पुलिस मैन जो सस्पेंड हुआ है उसके लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, जिसमें 10 लाख यूरो अभी तक आ चुके हैं। जी। तो आप सोचिए कि कितनी जी। फर्क है इसमें। जी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसी को हम अगर एक पैरामीटर लें, एक पैरामीटर, सारे नहीं, जी। तभी राइट विंग तो आगे बढ़ रहा है। जी। तो आगे क्या होगा ये बहुत सोचने वाली बात वहाँ है। और इन दंगाइयों के मुकाबले प्रदर्शन के लिए आम जनता भी सड़कों पर उतरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज फ्रांस ने कभी सोचा ही नहीं था जी। कि ऐसी चीज हमारे यहाँ होगी। जी। तो आगे तो अब तो ये आ रहा है कि इनको तो बाहर अभी सोचना पड़ेगा कि ये रिफ्यूजीज को कैसे रखें और क्या करें। जी। जो खोल करके इन्होंने शुरू किया था, और हर एक जगह अब प्रॉब्लम आ रही है। जी। पूरी मतलब मैं कहूँगा कई कंट्रीज के, यूरोप के। जी। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि ये किलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक किलिंग है। जी। इनके यहाँ इस मामले में टोटल ऐसी किलिंग्स, ऐसी, मैं सिर्फ रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल काफ़ी होती रही हैं। जी। फ्रांस में अकेले जो फिगर्स मैं कहीं देख रहा था उसमें था कि 2022 में शायद 23 के आसपास तकरीबन हुई थी किलिंग्स, और अभी जो है 13, अभी जो है 3 हुई हैं अभी तक। उनका कहना है कि भाई ये तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखिए, जी। चाहे आप गलती माने या जैसे माने, बहुत कम है। कहने का उन लोगों का एम ये था, जो राइट विंग या जो भी ये लोग कह रहे हैं, और उनका हालांकि एक वो भी फिगर है कि जो पहले की रिपोर्ट्स हैं जो मारे गए थे तो मैक्सिमम उसमें ब्लैक्स और अरब्स हैं। उनका कहने का मतलब कि ये गलतियां भी यही ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी चीज़, मतलब मेरे कहने का कि ये डिवीज़न एक अब उनकी सोसाइटी में शुरू हो गया इस तरह का आना, जी। जो कि आगे चल करके ये एक डिवीज़न प्रॉब्लम लाएगा। दूसरी चीज़ आप देखिए कि ये पहली बार जो आप कह रहे थे अभी स्विट्जरलैंड में देखिए ये बात फैल गई थी। जी। और वहाँ भी ये चीज़ वायलेंस इसी के ऊपर वहाँ भी शुरू हो गया था। जो वहाँ सिटी है बिल्कुल बगल में उनके साथ जो फ्रांस के बॉर्डर पर है, लसाने करके है, वेस्ट स्विट्जरलैंड में सिटी है जहाँ पर कि ये शुरू हुआ। उसमें थे कौन? 15 से 19 साल के लड़के मैक्सिमम, जो कि इसमें आए हैं जी। इसी के लिए ये देख करके। और ये तकरीबन मतलब 100 से ज़्यादा एक साथ ये शुरू हो गए। हालांकि मतलब अगर ये चीज़ फैले इस तरह तो ये जो है अच्छा नहीं होगा जी। इन सोसाइटीज़ के लिए जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े एडवांस सोसाइटी हैं। जी। तो इनको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि कैसे कंट्रोल करें ये चीज़ें। हालांकि फ्रांस में उन्होंने काफ़ी किया, 100 से ज़्यादा इन्होंने अरेस्ट की हैं और कई लोगों को डिटेन भी किया है। जी। लेकिन ऐसे सिर्फ इससे तो काम होने वाला नहीं। हालांकि लाइटर साइड में कुछ एक न्यूज़ हमने देखा, हमारे सोशल मीडिया में आ रहा था कि योगी जी और बुलडोजर भेजिए वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। तो हालांकि ठीक है, वो तो एक हमारी वो है कि लाइटर साइड में जैसे हम कह रहे हैं, लेकिन
एक बहुत सोचने की बात है कि ये चीज़ इस तरह नहीं होना चाहिए था। जी। कैसे वो हारमोनी बढ़ाएंगे, कैसे एक साथ मिल के रहेंगे और कैसे इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाएंगे कि ये इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट नहीं बने। ऐसी मैं नहीं कहूँ कि एक्सट्रीमिस्ट हैं बने हुए, लेकिन आइडियोलॉजी वही लग गई, क्योंकि अगर आप वो काम करेंगे तो ये तो वही आइडियोलॉजी लग गई। जी बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है जो कि इनको सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सर, कनाडा और अमेरिका में जिस तरह खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ रही हैं, खालिस्तान फ्रीडम रैली निकाली जा रही है, भारतीय दूतावासों मिशनों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खबर में और देख रहा था कि यूके में किल इंडिया रैली कोई निकालने की घोषणा हो गई है। इसे कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो है कि ये कर कौन रहा है, जी, कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, और ये 2-3 देश ही हैं जी, जहाँ पर कि ये ज़्यादा है। जी, कनाडा और यूके। यूएस में तो खैर सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ एम्बेसी के पास, और वो एक मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा अभी तक नहीं है जी, वहाँ पर जितना कि कनाडा और यहाँ है। जी, और आपको याद है हम लोगों ने पहले भी इस पर बात किया था कि जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरियां हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। जी। उन्होंने तो फिर से कह दिया है कि ये भारत है, वो इनके साथ न्याय नहीं करता है, ऐसी बात। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो उनके बैसाखी पर हैं जी, कि वो इनकी बैसाखी पर ही चल रहे हैं, उनको अपने पावर का डर है। जी, तो पहली बात ये कि आप सोच देखिए कि आप अपने आप को कितना एडवांस माने, कितना भी करें, लेकिन आपको भी अपना पावर ही देख के आप चल रहे हैं कि मुझे किसी तरह भी पावर में रहना है। जी, और जो हम अभी बात कर रहे थे पिछले उसमें एससीओ के बारे में, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए, ये जो लोग हैं भारत का देखिए ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे, पहले भी नहीं कर पाए, अभी भी नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा क्लियर है। लेकिन करेंगे, नुकसान किसका होगा? आगे आके नुकसान कनाडा का ही होना है या यूके का ही होना है। ये चीज़ इनको समझनी पड़ेगी जी, कि आज अगर जस्टिन ट्रूडो ये इनके सपोर्ट में अगर बोल रहे हैं तो कल जो है इन्हीं की बोलती बंद करेंगे यही ग्रुप जी, तो ये इनको समझना पड़ेगा। इनकी नहीं होगी तो इनके बाद वालों की होगी, लेकिन होगी कभी ना कभी। तो ये एक चीज़ जो है इनको समझनी पड़ेगी। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ऑफकोर्स खालिस्तानी जो यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाए, अगल बगल में कुछ नहीं कर पाए, आईएसआई वहाँ रह के कुछ नहीं कर पाई, वहाँ पर जाकर आईएसआई इनकी मदद कर रही है और लोकल कर रहे हैं वहाँ। अभी हम जो बात कर रहे थे फ्रांस में, वही डेमोग्राफिक चेंजेज यहाँ हो रही हैं, कनाडा में भी और यूके में भी हो रही हैं जी। तो ये चीज़ें नुकसान तो उन्हीं का होना है जी। और जो चीज़ अगर हम ये कहें कि ये बाहर से लूट के ले गए थे इंग्लैंड या बाकी कंट्रीज, अब उन्हीं का चीज़ ये लोग लूट रहे हैं जी। हम नहीं कर रहे हैं जी। हमारी चीज़ है, लेकिन जो इनके रिफ्यूजीज या इनके जो बाकी ऐसे लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो इनको लूट रहे हैं। और ये अभी इनको नहीं पता लगेगा, बाद में पता लगेगा जी। आफ्टर ऑल एक तरफ से आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, रशिया तो लुट रहा है, लेकिन वो अमेरिका और नाटो को भी तो लुटवा रहा है ना जी। उनका भी सब कुछ, सारा पैसा से लेकर हर कुछ यूक्रेन में जा रहा है जी। जो इनके पास रहता, तो वही चीज़ इन ग्रुप्स के द्वारा इनके पास की जा रही है, जो आगे चल करके इनको प्रॉब्लम देगी। और ये बड़ा क्लियर है कि इसमें मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि इंग्लैंड और यूके में बैठ के ग्रुप्स भारत का कुछ नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि हमारे पास इतनी मजबूती आर्थिक, मानसिक और जो हम कहेंगे अपने हमारे फोर्सेस की हो रखी है जी। कि वो कुछ छोटे मोटे तो हर चीज़ रोक नहीं सकते, बट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो मैं कहूँगा कि तकरीबन साफ है। अभी एक दिन पहले भी आया था शायद खबर कि अमेरिका में शायद रोड्स की हालत खराब है, तो भी एक कोई एक्सीडेंट। आप देखिए वहाँ क्यों गरीबी की बात कीजिए आप जी, अमेरिका इंग्लैंड की बात कीजिए, कभी सामने नहीं आता उनकी रोड्स, और कई जगहों पर जाके आपको देखिए कि क्या हालत है जी। लेकिन ये जो चीज़ है जो कनाडा में हो रही है, ये आगे चल के मैं काफ़ी हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान डालेगा। और जो इनके लीडर्स हैं जी, उनको भी ये समझना पड़ेगा, रैलीज आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, उससे आपको मिलेगा क्या जी? कहाँ पर किसको दिखा रहे हैं आप?
और भारत तो बड़ी साफ बोल दिया है, जयशंकर ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने तो बहुत साफ इनको बोल दिया है जी कि भाई ये तो मतलब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक तरह से वहां तक बात आ गई जी। अभी आप देखिए कि ये बौखलाए क्यों हैं ये ग्रुप्स। जी पिछले 1 महीने में देखिए क्या हुआ। बिल्कुल। 3 जो है इनके बड़े खूंखार कहते थे कि ये अपने आप को कि लीडर जिनको कि इतना ज़्यादा सपोर्ट वहाँ मिल रहा था, खुले घूम रहे थे और यहाँ पर 10 लाख तक का इनाम जो कि हाईएस्ट था उनके ऊपर, वो तीनों मारे गए। चाहे वो हरदीप निज्जर था जी जो कि आपको पता है कि कहाँ कहाँ किस में था, खालिस्तान फोर्स कमांडो, मतलब उसका तो बहुत ज़्यादा वो था, कितना नाम लिया जाए। 15 जनवरी को आपको पता है जो ये खंडा था जी, खंडा भी, उसके बाद पन्नू, तो ये सब, ये लोग कोई ऐसा नहीं था जी जो कि इससे पहले मनिंदर धालीवाल पहले, तो ये सब चीज़ें जितने भी लोग थे, अगर भारत इतना, मैं नहीं कहूँगी भारत ने कराया है जो भी है। अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि सिर्फ ऐसा नहीं है, अब इनके बीच में भी इंटर गैंग राइवलरी भी हो गई है, क्योंकि इन ग्रुप्स को बाहर जाके लगा है कि इनको अभी हर एक आदमी पावर और पैसा ढूंढ रहा है, रादर मैं कहूँगा अदर वे अराउंड, पैसा और पावर जी। पैसा आ जाता है तो पावर ढूंढते हैं जी। तो अब ये जब देख रहे हैं कि वो मिल रहा है तो थोड़ी बहुत इंटर गैंग राइवलरी भी इनके अंदर हो रही है जी। जिसका कि कुछ एग्जाम्पल हमको मिला था पंजाब में, जो एक केस हुआ था जी, एक मारा गया था, और जो बाहर हो रहे हैं, तो ये भी है, ये भी चीज़ शुरू हो जाएगी। तो ये नुकसान जो है इनका आपस का ही होगा और वहाँ का भी होगा जी। तो ये चीज़ जो अभी आ रही है तो ये इनको शायद समझ में अभी नहीं आ रही है, जिसका कि ये फ़र्क पड़ेगा। इंडियन जो एजेंसीज हैं, जो मैं अभी बात कह रहा था, वो तो क्रैकडाउन ने उन्होंने पूरा लगा दिया है। आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है पंजाब में जी। NIA से लेकर के हमारी सारी एजेंसीज वहाँ लगी हुई हैं जी, और ड्रग से लेकर हर एक चीज़ पर अब पूरी मजबूत पकड़ बनाने जा रहे हैं कि ये चीज़ अब आगे यहाँ नहीं हो जी। बिल्कुल। तो ये पूरी यहाँ पर ताकत से लगे हुए हैं। तो इस वजह से डोमेस्टिक तो उन्होंने विद इन कंट्री तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, पा लेंगे जी। तो इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि बाहर से आके यहाँ कुछ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ये कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो ये जो देश हैं, ये जो प्रोवोकेटिव चीज़ें आ रही हैं भारत के अगेंस्ट, वो नहीं करेंगे तो संबंधों पर भी असर पड़ेगा जी। क्योंकि अब भारत की हालत होनी है कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है जी। अब हालत ये है कि ये लोग भी डिपेंडेंट हैं भारत के ऊपर अपनी चीज़ों के लिए, तो इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आप बताइए, अभी एक रैली कल निकालने की बात हो रही है, इससे पहले जो इंदिरा गांधी के उसके लिए जो असैसिनेशन वाली रैली निकली थी वो भी गलत था, जिसको इन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो इसलिए जो ऑलरेडी मैंने कहा था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली बोला है कि जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, खासकर खालिस्तान आइडियोलॉजी वाले, वो जो है इंडिया या जो कंट्रीज हैं इनके लिए और हमारी जो आपस की संबंध हैं उसके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इससे ज़्यादा आदमी क्या इनको बोल सकता है। तो इस वजह से अगर समय रहते इन देशों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके हमसे ज़्यादा, हम भारत से ज़्यादा नुकसान इनका होगा जी। बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने SCO शिखर सम्मेलन का संपूर्ण विश्लेषण किया, साथ ही आपने हर बार की तरह रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालातों पर एक विस्तृत नज़र डाली और इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में ताज़ा विवाद क्या है और कब से और क्यों वो आपस में लड़ते हैं, इस बारे में भी आपने अपनी राय रखी। फ्रांस में जो बवाल हुआ उससे दुनिया को क्या सबक लेना चाहिए, क्या संदेश है जो वहाँ पर सड़कों पर दंगा हुआ, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। और ख़ास तौर पर जो खालिस्तानी गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे कनाडा में हो, US में हो, UK में हो, कैसे इन लोगों को, जो लोग आज पाल रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो भस्मासुर को पाल रहे हैं। तो इस पर भी आपने अपनी राय रखी विस्तार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आपने जो जानकारी दी है हमारे सभी दर्शकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। आप सर इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।